हेलो बच्चों, अब से पहले हमने पढ़ा है डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है, किस चीज का बना होता है। डीएनए बना होता है तीन चीजों का, तीन चीजें इन्वॉल्व होती है डीएनए में। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरी होती है राइबोस शुगर और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के फंक्शन कि डीएनए के क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है डीएनए का, ये है फर्स्ट फंक्शन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी जेनेटिक ब्लूप्रिंट। तो डीएनए होता है एक जेनेटिक मटेरियल, हमने पढ़ लिया है। ये कैरी करेगा ऑल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को, ये कैरी करेगा ऑल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या फिर पेरेंट्स टू प्रोजेनी भी हम कह सकते हैं। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कोडेड इन द अरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजनस बेस। इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो कोडेड होगी, अरेंजमेंट होगी नाइट्रोजनस बेस में। और यही नाइट्रोजनस बेस को हम क्या कह सकते हैं, जीन कहते हैं, जब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और यही जीन क्या करते हैं, पेरेंट्स से प्रोजेनी में क्या लेके जाते हैं, इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। यानी डीएनए का ही वो पार्ट है जीन, जो हमारी जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है डीएनए का वो है रेप्लिकेशन, कि डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है और अपने जैसी ही कार्बन कॉपी बना सकता है, यानी अपने जैसा ही नेक्स्ट डीएनए बना सकता है। ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन कह सकते हैं हम इसका, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेड्स को या फिर हेरिडिटी को इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लेके जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड इसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रूप में फंक्शन है क्रोमोसोम में। अब डीएनए जो है डेंस होके पड़े रहते हैं क्रोमोसोम की फॉर्म में। अब ये क्रोमोसोम की फॉर्म में रहते हैं। अब जैसे क्रोमोसोम अपना सेल डिवीजन के टाइम अलग अलग होते हैं, उसी टाइम डीएनए भी अलग होते हैं सेल डिवीजन के टाइम, इसीलिए ये इक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, जैसे क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे ही डीएनए भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है नए कॉम्बिनेशन बनाना। अब एक तो हमारा पेरेंटल डीएनए होगा, दूसरा डीएनए हमारा क्या होगा, फॉर्म होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। कौन सी प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं इस प्रोसेस में, क्रोमोसोम नंबर आधे आधे हो जाते हैं। अब ये क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो गिव राइज करेगा न्यू कॉम्बिनेशन को। न्यू कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक तो पेरेंटल डीएनए होगा हमारा और एक हमारा न्यू डीएनए फॉर्म होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है फंक्शन ऑफ डीएनए म्यूटेशन है। ये चेंज हो सकता है, इसके सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं, इसके नाइट्रोजनस बेस जिन्हें हम जीन कहते हैं वो चेंज हो सकते हैं, उनमें एडिशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, या फिर रोंग रेप्लिकेशन हो सकता है, और वही क्या बनेगा, म्यूटेशन बना सकता है। अब ये जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन बहुत स्लो होते हैं, छोटे होते हैं, और यही आगे आने वाले टाइम में क्या करते हैं, इवोल्यूशन को फॉर्म करते हैं। यही वेरिएशन क्या बन जाती है, एवोल्यूशन बन जाती है, जो बहुत स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा जो है डीएनए का फंक्शन है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए जो है गिव राइज करेगा आरएनए को, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। अब ये हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी करता है डीएनए, यानी अपने आप से ही क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, फिर आरएनए जाके क्या बना लेता है, प्रोटीन बना लेता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन जो होगा, फंक्शन ऑफ डीएनए सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी हमारी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है। हमारी बॉडी में टू टाइप की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, एक होती है कैटालिटिक या कैटाबॉलिक, और दूसरी होती है एनाबॉलिक। तो यहाँ पे कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिक, दोनों टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। एक में चीजें फॉर्म होती हैं, बनती है, और दूसरी में चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं या फिर टूटती हैं। अब यहाँ पे ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिक रिएक्शन को अपने स्पेसिफिक आरएनए के द्वारा, सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन के द्वारा, एंजाइम के द्वारा और हार्मोन के द्वारा। तो यहाँ पे ये कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिक रिएक्शन को। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन। ड्यू टू डिफरेंशिएशन फंक्शनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए और जीन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट डिफरेंशिएटेड इन शेप, साइज एंड फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डीएनए ही जीन में कन्वर्ट होगा। जीन जो है, जीन के बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस आपस में फॉर्म होंगे और डीएनए बनाएंगे। अब यही डीएनए क्या कर सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप, साइज और फंक्शन क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डीएनए कंट्रोल करेगा डेवलपमेंट को, एक ऑर्गेनिज्म में वर्क करेगा इंटरनल जेनेटिक क्लॉक की तरह, विद या फिर विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये आपकी बुक में, आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
ये एक ऐसी प्रोसेस है, इसमें डीएनए के सीक्वेंस को मिलाया जाता है। मैंने बताया था 99.9% जो डीएनए होगा सबका सेम होगा, लेकिन यहाँ पे 0.1% जो डीएनए होता है वो स्पेसिफिक होता है, और यही स्पेसिफिक डीएनए मैच कर जाता है किसी भी इंडिविजुअल की और उसकी रिलेशनशिप को शो करता है। और इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इसमें इस मैकेनिज्म को हम क्या कह सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह सकते हैं। यही हमारी प्रोसेस क्या कहलाएगी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाएगी। इसमें हम किसी उससे मम्मी पापा को पहचान सकते हैं, किसी बच्चे को मम्मी पापा का डीएनए ही एक बच्चे से मैच करेगा, बाकी किसी का डीएनए मैच नहीं करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट है हमारा जीन थेरेपी। यहाँ पे जीन थेरेपी ऐसी थेरेपी है जैसे जिससे हम कोई भी यहाँ पे डिफेक्टिव जीन्स वगैरह हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसे हम जीन थेरेपी कहते हैं। इसमें हम एडीए पढ़ेंगे। एडीए ठीक है, एक डिजीज है जो जीन थेरेपी के द्वारा जो है क्योर होती है, ट्रीट होती है। नेक्स्ट है एंटीसेंस थेरेपी। एंटीसेंस थेरेपी में भी ये भी एक थेरेपी है जिसमें हम क्या एंटी एमआरएनए और एंटीसेंस आरएनए को क्या कर सकते हैं, पैथोजेनिक जीन्स को एक्सप्रेस करने से रोक सकते हैं। अगर ये टेक्निक फेलियर हो जाती है तो एंजियोप्लास्टी के द्वारा इसको चेक किया जाता है। अब ये जो टेक्निक है मॉडिफिकेशन टेक्निक है एक तरह की, इसमें आरएनए इंटरफेरेंस यूज किया जाता है। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमने फंक्शन ऑफ डीएनए में क्या कौन कौन से पॉइंट अभी कवर किए हैं। पहला पॉइंट हमने कवर किया है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा रेप्लिकेशन, थर्ड इज क्रोमोसोम, फोर्थ इज रिकॉम्बिनेशन, फिफ्थ इज म्यूटेशन, सिक्स्थ इज ट्रांसक्रिप्शन, सेवेंथ इज सेलुलर मेटाबॉलिज्म, 8 इज डिफरेंशिएशन, 9 इज डेवलपमेंट, 10 इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और 11 जीन थेरेपी। नेक्स्ट और लास्ट है एंटीसेंस थेरेपी। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है डीएनए, फंक्शन ऑफ डीएनए में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए को हेलिक्स ही हमने कल भी किया था टॉपिक, एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में पढ़ा था कि एक बहुत लंबा लेंथी डीएनए किस तरह से अरेंज होके, कोलैप्स होके, डेंस होके एक छोटी सी नेक डाई द्वारा ना देखी जाने वाली माइन्यूट सी स्ट्रक्चर में किस तरह से डेंस होके, कोलैप्स होके पड़ा रहता है। तो इसी को हम कह सकते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे देख लेते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए में द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। कितने बेस पेयर, एक दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, हमने पढ़ी है 0.34 nm यानी नैनोमीटर, और इसे 0.34 इंटू 10 की पावर -19 m और या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम हम इसको ले सकते हैं जब ये निकल के आएगी इसकी लेंथ। अब लेंथ ऑफ डीएनए एक ह्यूमन की हम ये जो मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, इसे हम कहेंगे डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड सेल में कितनी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर 9, जबकि हैप्लॉइड में हमने पढ़ा है 3.3। हैप्लॉइड सेल में कितनी होगी, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होगी। ठीक है, अब हमें निकालना है इसकी पूरी कंप्लीट लेंथ। तो हमारी सेल कैसी होगी, ह्यूमन की सेल कैसी होगी, ह्यूमन की सेल होगी डिप्लॉइड। कैसी सेल होगी, डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड सेल है तो ये डबल हो जाएगा, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर इंटू 0.34 जो हमारे नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या है डिस्टेंस है, और ये जो लेंथ आएगी निकल के 2.2 मीटर आ जाएगी। तो ये इतनी लेंथी डीएनए हमारा किस तरह से हमारी माइन्यूट सी स्ट्रक्चर सेल में पड़ा रहता है डेंस होके। अब ये लेंथ जो है ग्रेटर देन होगी डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ज्यादा लेंथ किसकी आ रही है हमारे डीएनए की। अब ये जो नंबर ऑफ बेस पेयर है यहाँ पे इस्चेरिचिया कोलाई, बैक्टीरिया के बारे में बात की गई है, बैक्टीरिया है इस्चेरिचिया कोलाई, उसकी जो टोटल लेंथ होगी उसके जो नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे 4.6 इंटू 10 की पावर 6, और टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी उसके डीएनए की 1.36 mm। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं लॉन्ग साइज का डीएनए है जो एक स्मॉल एरिया अबाउट कितना 1 माइक्रोमीटर में ई कोलाई में पैकेजिंग होके या कॉम्पैक्ट होके पड़ा हुआ है। अब ये डीएनए कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और इसके पास लार्ज नंबर में क्या है फॉस्फेट ग्रुप है जो उसको एसिडिक बनाता है। अब ये फोल्ड होके पड़ा रहता है, अटैचमेंट होके पड़ा रहता है डीएनए किससे, प्रोटीन से।
ये इसे हम पोलामाइन या कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स में, और हिस्टोन कह सकते हैं यूकैरियोट्स में। ये बहुत याद रखने वाली बात है आपकी। कौन सी प्रोटीन है जो डीएनए पैकेजिंग में काम करती है यूकैरियोट्स में? तो कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन। याद रखने वाली बात है। और पोलीएमीन या पोलाएमीन जो है ये कौन सी प्रोटीन है? प्रोकैरियोट्स में। तो पोलीएमीन किस में आएगी? प्रोकैरियोट्स में। हिस्टोन किस में आएगी? यूकैरियोट्स में। दोनों वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। अब डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए पैकेजिंग होगी प्रोकैरियोट्स में। तो डीएनए हमने पढ़ा था, डीएनए उनका कैसा होता है? लीनियर होता है या फिर क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो कहीं पे सर्कुलर होगा, जहां सर्कुलर होगा वो पड़ा रहेगा साइटोप्लाज्म में सुपर कोइल स्टेट में। ये जो कोइल है मेंटेन होंगे नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन से, लाइक पोलीएमीन से और आरएनए से। इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर डीएनए को ही हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर कहेंगे। ये हमने कल रिकवर कर लिया था। दूसरा पॉइंट है हमारा डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स यानी हमारी सेल में डीएनए कैसे पड़ा रहता है? तो हमारी सेल में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन में पड़ा की हेल्प से कनेक्ट होके कोलैप्स होके पड़ा रहता है। और ये यहाँ पे हेल्प लेता है कौन सी प्रोटीन? कौन से अमाइनो एसिड? बेसिक प्रोटीन लाइसिन, आर्जिनिन। ये बेसिक रिच प्रोटीन्स है जो हिस्टोन की फॉर्म में पड़ी रहती हैं और यहीं से कॉम्पैक्ट होके डीएनए पड़ा रहता है। यानी हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब डीएनए पड़ा रहता है, बाउंड होता है, कोलैप्स होके पड़ा रहता है, तो हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। जबकि अभी हमने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स में क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर कहलाएगा। आई होप आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है? हमारा डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए का धागा है, ठीक है। यहाँ पे ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल है, यानी एक हिस्टोन ऑक्टामर है। मैंने कल भी बताया था आपको कि 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे। H1 होगा जिससे ये पिन की तरह से हिस्टोन प्रोटीन इसे पिन अप करके रखेगा, खुलने से रोकेगा। H2A के 2 मॉलिक्यूल होंगे, H2B के 2 मॉलिक्यूल होंगे, H3 के 2 मॉलिक्यूल होंगे और H4 के 2 मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन H1 हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ पे केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। देयर आर 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। 5 तरह की प्रोटीन इन्वॉल्व होगी। H1 ये वाला पिन जो उसको खुलने से रोकेगा, H2A, H2B, H3 एंड H4। और इनके कितने होंगे? ये पेयर में होंगे, और पेयर में होने के कारण ये क्या कहलाएंगे? ऑक्टामर कहलाएंगे। और इनकी आपस में क्या होंगी? 2-2 कॉपीज होंगी जो आपस में कोलैप्स होके बाइंड होके क्या बनाएंगी? न्यूक्लियोसोम बनाएंगी। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स किस तरह से होता है ये हमने पढ़ लिया है। अब एक बार ये जो डायग्राम है, ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया गया है। ये डायग्राम एक बार देख लीजिए किस तरह का डायग्राम है। अब यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिवली चार्ज एंड होगा डायरेक्टेड आउटसाइड। पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है? हमारा प्रोटीन है। नेगेटिवली चार्ज क्या है? हमारा डीएनए है। और अबाउट 200 बेस पेयर। कहीं कहीं पे ये बेस पेयर आपको कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बेस पेयर कितने हैं आपके? 200 बेस पेयर हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है, इनका डाटा आपको याद रखना है। 200 बेस पेयर, ये आपके एनसीईआरटी का डाटा है और यही डाटा आपको सभी कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और यही आपको करेक्ट करना है। करेक्ट वे में यही डाटा आपको लिखना है। 200 बेस पेयर, कहीं कहीं पे ये 146 होगा, 186 होगा। अब ये रैप्ड होगा और न्यू बॉडी ऑफ कंप्लीट अबाउट 1/3-4 पार्ट होगा। इतने टर्न्स लेगा और इसमें एक न्यूक्लियोसोम बन जाएगा 1110 इंटू 60 एंगस्ट्रोम, यानी 11 इंटू 6 nm। अब ये जो डीएनए प्रेजेंट होगा 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम में, इसे कहेंगे हम लिंकर डीएनए, जो अटैच होगा H1 हिस्टोन प्रोटीन के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं, देख लेते हैं। ये है डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए दिख रहा है आपको, 2 हेलिक्स आ रहे हैं। अब ये जब हमने इसको खोला देखा तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन को चारों तरफ ये बाउंड होके पड़ा हुआ है। बाउंड होने के बाद इसने न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम बना लिए, यानी हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। इसके बाद ये और ज्यादा कॉइल्स बनाए, पहले माइनर कॉइल्स बनाए, फिर सुपर कॉइल्स बनाए और फिर ये बिल्कुल बाइंड होके कोलैप्स होके इन्होंने क्या बना लिए? क्रोमोसोम बना लिए। तो इस तरह से ये डीएनए पूरा कंप्लीट होके कोलैप्स होके पड़ा रहता है। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो नया टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
इसमें सेंट्रल डोग्मा, ये जो है हमारा सेंट्रल डोग्मा, ये मेथड, ये प्रोसेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बायोलॉजी में दिया था बाय फ्रांसिस क्रिक ने। तो फ्रांसिस क्रिक ने क्या बताया था कि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि डीएनए जब रेप्लिकेशन करेगा यानी अपनी कॉपी बनाएगा, जब डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो कॉपी बनाते टाइम सबसे पहले उसका एक स्ट्रैंड जो होगा वो अलग होगा, अलग होके वो क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होगा। यानी डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होना वो क्या कहलाएगी, प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी। और आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होना वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, ट्रांसलेशन कहलाएगी। तो यहाँ से प्रोटीन डायरेक्टली डीएनए में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरी क्या कहलाएगी, सेंट्रल डोग्मा कहलाएगी। तो इसमें इंफॉर्मेशन का जो फ्लो हो रहा है देखो एक डायरेक्शन में हो रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से क्या बन रही है, प्रोटीन ट्रांसलेशन। अब इसी का दूसरा और प्रोसेस आया जिसे हम कह सकते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा और टैमिनिज्म। टैमिनिज्म क्यों कहा हमने इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोसेस था ये दिया था टैमिन बाल्टीमोर ने, तो इसको इसीलिए क्या कहा गया है, टैमिनिज्म कहा गया है। लेकिन ये सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक। दोनों साइंटिस्ट अलग अलग है, दोनों बात अलग अलग है, दोनों प्रोसेस अलग अलग है, इसको ध्यान रखने वाली चीजें यहाँ पे है। अब ये क्या, जो टैमिन बेल्टीमोर है इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कुछ वायरस जैसे कि एचआईवी, जिसे एचआईवी में कौन सा वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस में क्या होगा, ये वायरस आरएनए बनाएगा, आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये आरएनए से ही, आरएनए में कुछ एंजाइम होंगे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम होंगे, तो आरएनए से ये डीएनए में भी कन्वर्ट हो सकता है। हमने पढ़ा है कि वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो आरएनए है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, आरएनए में स्टेबिलिटी नहीं होती, ये हाईली रिएक्टिवेट होता है और म्यूटेशन वेरी फास्ट होता है, इसीलिए आरएनए की वैक्सीन बनने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना, अभी कोविड-19 आया था, कोविड-19 में हमने देखा था, पढ़ा था कि इस वायरस की वैक्सीन बनने में काफ़ी टाइम लग गया था। क्यों टाइम लग गया था, क्योंकि इसमें म्यूटेशन वेरी हाई रेट पे होता है। अब नेक्स्ट हमारा है डीएनए पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये हम कर चुके हैं, एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, माइक्रोन में होता है। लेंथ ऑफ डीएनए इकोलाई की 1.36 mm होती है। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है और टू एकोमोडेट कर देता है, इसीलिए इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये डेंस होके कोलैप्स होके पड़ा रहता है। अब ये जो पैकेजिंग है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा कंप्लीट होती है, कौन सी सेल के अंदर, प्रोकैरियोट सेल के अंदर। यहाँ पे कौन सी प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन होती है, पॉलीएमीन जिसे कहा जाता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है, और डीएनए हमारा कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये जो पैकेज होता है, पैकेजिंग स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहेंगे। ये चीज़ें हमने पहले कर ली थी। डीएनए जब पैकेज हो जाता है, पैकेजिंग फॉर्म में होता है, किसके साथ, प्रोटीन के साथ, पॉलीएमीन के साथ, तब हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम बात कर रहे हैं डीएनए पैकेजिंग की यूकेरियोट्स में। तो डीएनए पैकेजिंग की यूकेरियोट्स में क्या क्या यहाँ पे चीजें होती हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हिस्टोन प्रोटीन, यूकेरियोट्स में कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। अब हिस्टोन प्रोटीन में बेसिक अमाइनो एसिड कौन से होंगे, लाइसिनेज होगा और आर्जिनिन होगा। 5 टाइप के यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होंगी, H1, H2A, H2B, H3, H4, जिसमें H1 का एक मॉलिक्यूल होगा, H2A के 2 मॉलिक्यूल होंगे, H2B के 2 मॉलिक्यूल होंगे, H3 के 2 मॉलिक्यूल होंगे और H4 के भी 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ये नेगेटिवली चार्ज होंगे डीएनए में और इन डीएनए इनके चारों तरफ रैप्ड होगा, इसीलिए इसको हम, ये 8 मॉलिक्यूल होंगे, इसे ऑक्टामर भी कह सकते हैं। और इस ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगी इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा हो गया कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल,
H2A H2A H2B H2B H3 H3 H4 H4 और ये एक हमारा H1 हिस्टोन जिसे एक पिनअप किया गया है, बांधा गया है, डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर, और डीएनए इसके चारों तरफ क्या है, रैप किया गया है। अब यहाँ पे देखो इस डीएनए में कितने बेस पेयर होंगे, लगभग हमारा एनसीईआरटी का डाटा है 200 बेस पेयर होंगे डीएनए के, और ये कोर होगा हिस्टोन मॉलिक्यूल का। अब ये देखो डीएनए किस तरह से लिंक होता है। यहाँ पे हमारे डीएनए होंगे, डीएनए रैप होगा हिस्टोन मॉलिक्यूल से या ऑक्टामर के चारों तरफ, और ये डीएनए जो दूसरे इसको कोलैप्स करेगा, इसको कंडेंस करेगा, जोड़ेगा, उस डीएनए को हम क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए कहेंगे। अब ये यहाँ पे हमारे हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन मॉलिक्यूल है, और डीएनए ने चारों तरफ से इसको बांधा हुआ है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं टू रीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बिहेवियर इन अ टिपिकल। यहाँ पे कुछ क्रोमेटिन्स दी हुई हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, किसके स्ट्रेन के आधार पे दी गई हैं कि उनके स्ट्रेन का बेस क्या है। अब हेट्रोक्रोमेटिन क्या होगी, डार्कली स्ट्रेन होगी, क्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होंगी, पास पास पैक्ड होंगी। यूक्रोमेटिन में क्या होगा, लाइटली स्ट्रेन होंगे और लूजली पैक्ड होगी क्रोमेटिन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इसमें इनएक्टिव होगा, जबकि ये क्या होगी, यूक्रोमेटिन हमेशा एक्टिवेट फॉर्म में मिलेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं डीएनए मोर स्टेबल है, इट इज प्रीफेर्ड जेनेटिक मटेरियल व्हाट मेक्स, तो क्या चीज है जो डीएनए को स्टेबल बनाती है और आरएनए को अनस्टेबल बना देती है। तो ये पहले भी हमने पढ़ा है, डीएनए को स्टेबल बनाने के लिए ये एनसीईआरटी का डाटा है कि एनसीईआरटी क्या कहती है, डीएनए क्यों स्टेबल है और आरएनए क्यों अनस्टेबल है। तो डीएनए स्टेबल होने के लिए उसके पास, डीएनए के पास नो फ्री माइनस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी डीएनए के पास ये जो ऑक्सीजन है ये वाला मॉलिक्यूल वहां पे नहीं है। तो यही कारण है कि उसकी कार्बन की सेकंड पोजीशन पे ये वाला मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसको ये ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल बनाता है। ऑक्सीजन है नहीं वहां पे, केवल क्या है वहां पे, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जबकि आरएनए में क्या है, आरएनए में फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट है सेकंड कार्बन पोजीशन पे राइबोज शुगर में, जो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो वो इसको क्या बनाता है, मोर स्टेबल बनाता है, मोर अनस्टेबल बनाता है और डिग्रेडेबल बना देता है। अब यहाँ पे देखो डीएनए में थाइमीन होता है इंस्टेड ऑफ यूरेसिल, डीएनए में थाइमीन होगा यूरेसिल की जगह, जबकि आरएनए में क्या होगा, आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। डीएनए म्यूटेट कर सकता है स्लो रेट में, और यही कारण है कि इवोल्यूशन आता है डीएनए के कारण बहुत स्लो रेट में, जबकि आरएनए म्यूटेट करेगा बहुत फास्ट रेट में। अब डीएनए क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी आएगी उसमें, और स्टेबिलिटी का प्रूफ दिया था हमारे डीएनए के बारे में हमारे साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो माइस पे किया गया था, जो हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, वो प्रूफ है एक डीएनए का, डीएनए कैसे स्टेबल है। आरएनए म्यूटेट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट रेट होती है उसकी, लेस स्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है और कैटालिटिक एंजाइम की तरह काम करता है। कौन सा कैटालिटिक एंजाइम, राइबोज, उसकी तरह ये काम करता है। अब पढ़ लेते हैं आरएनए के बारे में। इतना हमने बता दिया कि डीएनए क्यों स्टेबल है। डीएनए स्टेबल होने का मेन कारण क्या है, ऑक्सीजन वहां पे नहीं है सेकंड कार्बन पोजीशन पे पेंटोज शुगर में, ठीक है, वहां पे थाइमीन प्रेजेंट है, म्यूटेशन होती है इसमें बहुत स्लो रेट में होती है, मोर स्टेबल है, स्टेबिलिटी का प्रूफ दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। अब आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए ही है, जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, और ये एसेंशियल प्रोसेस है लाइक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज में, यानी ये क्या कर सकता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कराने में भी हेल्पफुल है, ट्रांसलेशन कराता है, स्प्लाइसिंग कराता है, रिवोल्ड है अराउंड आरएनए में। तो आरएनए सबसे पहले खोजा गया जेनेटिक मटेरियल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आरएनए के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। आरएनए रिएक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल में कैटालिस्ट की तरह, ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है, अनस्टेबल है और सर्टेन मॉडिफिकेशन कर सकता है, ठीक है, और सर्टेन मॉडिफिकेशन करके क्या बना सकता है, ये डीएनए फॉर्म कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना, एक डीएनए से, पेरेंट डीएनए से ऑफस्प्रिंग डीएनए का बनना क्या कहलाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाएगा। अब ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस ऐसे तो नहीं होता कि एक डीएनए का स्ट्रैंड है, वो स्ट्रैंड हमारा टूटा,
फिर नया स्टैंड फॉर्म हो गया। ऐसे ये प्रोसेस नहीं होता, इसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लगेगा, लाइगेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पे एंजाइम लगेगा, बहुत सारे एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं और तब जाके ये प्रोसेस होता है। पहले धीरे धीरे जो स्टैंड होते हैं, जैसे ये डीएनए हो गया, पहले धीरे धीरे ये खुलने स्टार्ट होते हैं दोनों स्ट्रैंड, फिर धीरे धीरे ये जैसे चेन खुलती है उस तरह से, जैसे कह सकते हैं कोई धागा है, थ्रेड है, और उस थ्रेड की जो आपस में बाइंडिंग होती है, कोलैप्सिंग होती है, उसको धीरे धीरे हम खोलते हैं। तो इस टाइप से ये डीएनए काम करता है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है अपने आप में। इस प्रोसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता रही हूँ इसके बारे में। इसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। तो डीएनए से डीएनए का, पेरेंट डीएनए से प्रोजेनी डीएनए का बनना क्या कहलाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन कहलाएगा। स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन बाय वाटसन एंड क्रिक, और ये जो मॉडल दिया था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखिए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान क्या क्या हो सकता है। पहले दो स्टैंड होंगे डीएनए के, सेपरेट होंगे, एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट, यानी हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ये एक स्टैंड हमारा, एक स्टैंड ये हो गया और एक स्टैंड ये हो गया, ये दो स्टैंड हमारे बन गए डीएनए के। अब ये सबसे पहले अलग अलग होंगे, इस तरह से ये अलग अलग होंगे। फिर न्यू डॉटर स्टैंड बनेगा, फॉर्म होगा। इसके बाद क्या होगा, कंप्लीटेशन होगा रिप्लिकेशन का, और ईच डीएनए विल हैव वन पेरेंटल स्टैंड, एक नया स्टैंड होगा उनके पास, और जबकि एक स्टैंड कैसा होगा, पुराना होगा। और इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखो ये पेरेंटल स्टैंड है, और ये रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पे एक नया स्टैंड बना है और एक ये पुराना स्टैंड बना है। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, रेप्लिकेशन कहलाएगी। अब कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से और इसमें केमिकल इन्वॉल्व होंगे, उनके बारे में हम जानते हैं, पढ़ेंगे कल डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। दैट्स ऑल, थैंक यू।